एसके पाठक फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश मीडियम का ये नेक्स्ट टॉपिक है। हिंदी मीडियम का कल एक टॉपिक बना था, फिर कल बनाऊंगा। आज इंग्लिश मीडियम के इस टॉपिक में फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन सामने लिखी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा द वर्ड फ्लक्स जनरली यूज्ड इन हाइड्रोडायनेमिक in which the flow of liquid is studied. Flux generally means some kinds of flow. For example, when water come out of a pipe and a ring is kept normal to the direction of flow of water, then maximum quantity of water will flow through it. But it is kept in inclined manner, then comparatively less water will flow through the ring. तो इस एग्जांपल को समझाने के लिए हम आपको हिंदी में समझाते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रिंग है, ये है कोई रिंग, और यहाँ मान लीजिए वाटर का फ्लो हो रहा है, राइट है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द मैक्सिमम वाटर कैन पास थ्रू दिस रिंग। लेकिन अगर यही रिंग को मैं ऐसे कर दूं थोड़ा सा टेढ़ा, तो नॉर्मली ये नहीं जाएंगे, तो मैक्सिमम नहीं जाएंगे। तो फ्लक्स मीन्स सम काइंड्स ऑफ फ्लो। ये जो फ्लक्स है वो हाइड्रोडायनेमिक्स टर्म से आया है। दूसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। इफ अ सरफेस इज केप्ट परपेंडिकुलर टू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सामने देखिए एक सरफेस है which is kept perpendicular to an electric field, then maximum number of electric lines of force will pass through the surface. अगर परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये कुछ एंगल के साथ है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ न कुछ क्या होगी, बोलो, डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय कैप एंड। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, ये इसकी कुछ डायरेक्शन है, मान लो इस एरिया वेक्टर की this is direction, right, and which makes an angle theta. वो एंगल कितना मेजर कर रहा है, थीटा, राइट है। ये कैप एम से रिप्रेजेंट करती है। तो एरिया वेक्टर हो गया, क्लियर है। अब इस एरिया वेक्टर और ये जो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके साथ कितना एंगल बना लिया, थीटा। तो इंक्लाइंड है, इसका मतलब है कि इससे लाइन ऑफ फोर्सेस कम पास होंगी। तो कुल मिला के व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ एनी सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, नहीं कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो और फिर हम उससे बात करें। इज मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मतलब उसको मेजरमेंट बताता है कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस उससे पास हो रही है, नॉर्मली थ्रू द सरफेस। सरफेस नॉर्मली होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन आपको लिख लेना है और उसके बाद ये डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई, ओके। उसको लिखने के बाद आप लिखेंगे नीचे से, इफ E, capital E, is intensity of electric field, S is area which is inside electric field, okay, ds is small area which makes an angle theta with electric field, then component of electric field, इस electric field का component along the area जो हो जाएगा। हमने हमेशा आपको बताया है कि जो एंगल के साथ वाला होता है उसके साथ cos थीटा, तो E है इसलिए इसका नाम हो जाएगा E cos थीटा। तो E cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, विच इज व्हाट, E cos थीटा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, एरिया वेक्टर हो गया बोलो ds, एरिया वेक्टर हो गया ds। अब हम टोटल सरफेस की बात नहीं करें, पहले हम स्मॉल सरफेस की बात करें। और टोटल सरफेस की बात करते तो यस लिखते, स्मॉल सरफेस की बात करेंगे तो बोलो कितना,
ds लिखेंगे। तो चूंकि हमने अभी बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi e से रिप्रेजेंट करते हैं, अब यहाँ हम स्मॉल सेक्शन की बात करें इसलिए d phi से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एरिया वेक्टर ds इज, यहां पर हो जाएगा d phi e, phi e नहीं d phi, phi के साथ d लगा दिया, d phi e, और ये इसके कंपोनेंट का नाम है e cos थीटा, और कितने एरिया से पास हो रहा है, थ्रू ds, तो ये हो जाएगा ds। अब इसको हम तरीके से लिखें तो e ds cos थीटा, दिस इज व्हाट, d phi e, दिस इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस ds एरिया, स्मॉल एरिया। अब ये हो जाएगा फार्मूला, लेट करते हैं दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्लास 11th में अगर याद करें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि a डॉट बी कॉस, a डॉट बी वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो क्यों ना हम लोग उसी फार्मूले का यूज करने हैं, यहाँ हो जाएगा वेक्टर e डॉट वेक्टर ds, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ds एरिया। ओके, ये था स्मॉल सेक्शन का। और अगर हम टोटल सेक्शन का निकालना चाहें तो क्या करेंगे, टोटल के लिए या तो ऐड कर देंगे या तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। तो अगर हम लिखें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस एस, ये लिखना पड़ेगा लिंक्ड विथ सरफेस यस, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा d phi e इक्वल टू, फिर इसके आगे भी इंटीग्रेशन का सिंबल लग सकता है, तो ये हम चाहे तो यहाँ लिख दिए, ये क्लोज सरफेस है इसलिए हमने इसको ऐसे दिखा दिया कि क्लोज है, रिप्रेजेंटेड बाय ये ऐसा हो जाएगा e डॉट ds, तो ये हो जाएगा टोटल। अगर d phi को हटाओगे ये तो ये आपका phi e हो जाएगा, ओके, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा रहेगा या यस लिखा रहेगा फॉर सरफेस, तो वेक्टर e डॉट वेक्टर ds, राइट है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग नॉर्मली थ्रू क्लोज सरफेस, ओके। ये हम इरेज कर देते हैं और इस फार्मूले को एक बार ऊपर लिख सकते हैं, देते हैं, हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से है, ये हो जाएगा phi e इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर e डॉट वेक्टर ds, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, यस। अब यहाँ पर हम 2-3 केसेस कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए केस नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझिए, केस नंबर फर्स्ट में इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा d phi e इक्वल टू e ds cos 0, और e ds cos 0 की वैल्यू हम सब जानते हैं कितना होता है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब ये e ds हो जाएगा, और दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स, यही डेफिनेशन भी है, ध्यान देना। ये आप कहोगे सर 0 में आप नॉर्मली बोल रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सी बात है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि एरिया की डायरेक्शन, अगर ये देखो ना, ये एंगल है थीटा और थीटा 0 है, इसका मतलब ऐसे हो जाए, इसका मतलब है कि एरिया इस डायरेक्शन में है और लाइन ऑफ फोर्सेस इस डायरेक्शन में है, तो एंगल तो 0 हो जाएगा, लेकिन देखने वाले को लगेगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है। यू कैन सी, अगर ये एरिया है और ये उसकी डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, लाइन ऑफ फोर्सेस भी इसी के अलाउंग ऐसे पास हो रही है, यू कैन सी। ये देखो इनके साथ जो एंगल बन रहा है कुछ भी नहीं बन रहा है, यानी 0 डिग्री, तो देखने के लिए लगेगा कि 0 डिग्री है, बट ये लाइन ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, राइट है। तो क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी परपेंडिकुलर होती एरिया वेक्टर की, तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा है, इसलिए आप लोगों को ये डेफिनेशन जो हमने शुरू में लिखी है ये इसी की लिखी है। तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि टोटल लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस, तो ये हो जाएगा फ्लक्स, केस नंबर फर्स्ट।
सेकेंड केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो केस सेकेंड में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप 90 डिग्री करोगे, इसका मतलब है कि लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास हो, लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे पास हो, तो आप उसी तरह से आप समझो कि ये एक बर्तन है, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ इस तरह से मान लीजिए कि एक कंटेनर है और कंटेनर की एरिया डायरेक्शन इधर है। अब अगर मैं इसमें पानी ऐसे गिराता हूं तो पूरा पानी उसके अंदर जाता है, राइट, पास हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे पास करूं तो एक भी लाइन उससे पास नहीं होगा। तो कहोगे सर कैसे? तो ऐसे अगर देखा जाए तो डायरेक्शन है इसकी ऐसे, लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रही थी, इसके साथ एंगल देखने वाले को तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिख रहा है, क्लियर है। लेकिन इस सरफेस के पैरेलल है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको कंफ्यूजन हो ये हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रही है क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? एरिया वेक्टर के साथ, और ठीक। तो इस कंडीशन में कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ 90 की वैल्यू 0, तो दिस विल बी 0। तो डी फाई इक्वल टू कितना हो गया बोलो? 0। तो ये केस नंबर कितना हो गया? सेकेंड। अब इसको अगर हम वर्ड में लिखवाएं तो कुछ इस तरह से हो गया, इफ द सरफेस इज पैरेलल। अभी हमने समझाया सरफेस पैरेलल हो गया, कहोगे सर पैरेलल, तो मैंने अब भी समझाया कि ये सरफेस हो गया और ये उसकी डायरेक्शन हो गई और लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से पास हो रही हैं, राइट है ना। तो इसका मतलब है कि ये सरफेस के पैरेलल है। तो क्या कहेंगे? इफ सरफेस इज पैरेलल टू द फील्ड देन फ्लक्स लिंक्ड विथ इट विल बी 0। कोई डाउट्स है? नो डाउट्स है। इस तरह से आप लोगों से बन जाएगा, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए एक और आगे बात बताते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट है पॉजिटिव और सेकेंड है नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सेकेंड नंबर में है नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दोनों में डिफरेंस तो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिए, बहुत इजी डेफिनेशन है। पॉजिटिव का मतलब है व्हेन फील्ड लाइन लीव एनी बॉडी थ्रू इट्स सरफेस। व्हेन फील्ड लाइन लीव्स any body through its surface, then flux is considered as positive electric flux. In this case, flux is divergent and it is non-uniform. फ्लक्स क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा और नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, राइट है। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव की है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन इसी का अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हेन द फील्ड लाइंस एंटर इनटू द बॉडी थ्रू एनी सरफेस देन फ्लक्स इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कन्वर्जेंट इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान से समझिए, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इस कंडीशन में फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, इसके हम डायग्राम समझाते हैं। अब एक बार हम शुद्ध हिंदी बोल देते हैं कि अगर फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज जो है किसी बॉडी को लीव कर रही हैं तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, और अगर एंटर कर रही है इनसाइड तो नेगेटिव कहेंगे, क्लियर है। और पॉजिटिव के कंडीशन में आपने कहा डाइवर्जेंट और नेगेटिव के कंडीशन में कहा कन्वर्जेंट, राइट है। और ये दोनों में आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म हो गया तभी कहानी नहीं चलेगी। जैसे हम आपको विथ डायग्राम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक चार्ज है, नाम है इसका Q1, पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरह से एक और चार्ज है और ये थोड़ा सा दूर है और ये है Q2 और इसकी ये है मान लो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, राइट है।
अब इस पॉइंट चार्ज को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट किया। हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, तो इसका मतलब है कि ये अपने चारों ओर लाइन ऑफ फोर्स जनरेट करेगा। तो चलिए जनरेट करते हैं। तो ये इस तरह से ये अपने चारों ओर क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट करेगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट करने दीजिए। क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और इसका मतलब है कि कुछ देर में ये एक नॉन यूनिफॉर्म बनेगा। तो ये कुछ देर में यू कैन सी ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ये बाद में ऐसे बन जाएंगे, कन्वर्जेंट जुड़ जाएंगे। अब देखा जाए तो मैंने बोला है कि लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस। तो लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर जाके एंड होती है। ये इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होगी और इसमें एंड होगी, ये इसमें स्टार्ट हो रही, इसमें एंड हो रही, और दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ये बहुत सारी लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से पास हो रही हैं। इस तरह से बहुत सारी लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी, राइट है। तो दिस इज फिगर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस फिगर में देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस S1 S2 S3 मान लो हम नाम दे देते हैं। ये जो एरिया है इस एरिया का नाम, ये अगर दिख रहा है छोटा सा लाइन मैंने से ड्रॉ किया है, दिस इज व्हाट S1, इसका नाम S1 दिया। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है मान लो S2, और ये जो बाहर दिख रहा है ये मैंने इसका नाम दे दिया मान लो S3। अब इसको देख करके आप डेफिनेशन को बता सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि यदि लाइन ऑफ फोर्सेस लीव करती हैं तो उसे पॉजिटिव कंसीडर कहा जाता है, और अगर लाइन ऑफ फोर्सेस एंटर करती हैं तो उसे नेगेटिव कहा जाता है। अब यू कैन सी इस क्लोज सरफेस S1 से लाइन ऑफ फोर्सेस लीव कर रही हैं, वेयर एज S2 में ये जाकर के एंटर कर रही हैं। तो इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से S1 पॉजिटिव हो जाएगा और S2 नेगेटिव हो जाएगा। तो S3 क्या होगा? तो आंसर होगा S3 का कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स इज नियरली जीरो। पूछा जाए वाह, तो आंसर होगा जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस इससे निकल रही हैं उतनी आप लाइन ऑफ फोर्सेस इसके अंदर एंटर हो रही हैं। इसका मतलब है कि पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव उतना, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। नॉर्मली मैथमेटिक्स के फॉर्म में जैसे जोड़ा जा सकता है, इसलिए इसको अगर 4 रुपीज़ प्लस और 4 रुपीज़ माइनस, इसका मतलब हम उनको मैथमेटिकल टर्म से जोड़ें या घटाएं तो क्या होता है आप जानते हैं। इसका मतलब टोटल फ्लक्स हो जाएगा जीरो। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत इजी टॉपिक था, राइट है ना। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट पढ़ लेते हैं। तो फ्लक्स की यूनिट पढ़ना बहुत इजी है भैया। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला है, ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो लिख दीजिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो भाई फार्मूला फाई ई का जो है, फाई ई इक्वल टू, अभी आप लोग देखिए ई डी एस कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा का तो ठीक है, पर ई का आप लोग जानते हैं न्यूटन पर कूलाम होता है, और डी एस है एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि न्यूटन पर कूलाम गुणे इनटू में मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। कोई सिंपल कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, ये हो जाएगा एरिया का। तो टोटल मिला दोगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। लेकिन आपको आगे एक बता दें, नोट कर लीजिएगा कि इन एसआई सिस्टम अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर। इसको आगे हम बताएंगे कि वोल्ट मीटर कैसे होता है, वोल्ट का V और मीटर का M। तो वोल्ट मीटर कैसे होता है इसको भी हम आपको सिद्ध करके दिखा देंगे, प्रूव कर देंगे। पहले नोट कर लीजिए। तो ये दोनों एसआई यूनिट हो गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब डायमेंशन फार्मूला कोई पूछे तो डायमेंशन फार्मूला भी निकालना बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोगों ने कल पढ़ रखा है। ओके, बस उसी का यूज कर दे, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, कोई कठिन नहीं है। और न बने तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूटिलाइज कर लिया ऑटोमेटिक। न्यूटन का हो जाएगा फोर्स है mL/T-2, ये हम जानते हैं। और कूलाम का होता है 80, राइट है। और मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब है इसका L स्क्वायर। बस आप इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करिए और ये सिस्टमैटिक लिख दीजिए, जो होगा ऐसा कर लेंगे। M तो एक ही है, इसका मतलब होगा M। L देखो तो कितना है, 3 है। ओके, T कितना है, यहाँ 2 है, एक और गया तो -3 हो गया। ये ऊपर गया तो कितना हो गया। दिस इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट है। तो ये बहुत इजी टॉपिक था, आपसे मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक बन जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट्स हो तो आप लोग क्लास 11th में हमने पढ़ाया है डॉट प्रोडक्ट, तो जो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं और उसका आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी न्यूमेरिकल। जैसे मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं एक क्वेश्चन को बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए और वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अ सरफेस ऑफ एरिया 0.2 वेक्टर J मीटर स्क्वायर। अब एरिया बोल रहा है 0.2 मीटर, तो 0.2 कैपिटल J है और वेक्टर J है मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, उसको कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। तो ये तो एरिया हो गया। एरिया इज मान लो रिप्रेजेंट किया किससे, यस से। अब वेक्टर E, ये वेक्टर E की वैल्यू बता रहे हैं 5i + 10j, 5i कैप + 10 कैप j। देन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय φe और फार्मूला हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर S। वेक्टर E ये है, वेक्टर S ये है। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया है I डॉट I की वैल्यू 1 होती है, लेकिन I डॉट J की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई 1 होगा डॉट प्रोडक्ट में। तो आप J डॉट J 1 हो जाएगा, 0.2 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो ये आप पहले एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे। तो ये आपका 10 का मल्टीप्लाई 0.2 से, तो ये 2 हो जाएगा और ये आपका J डॉट J 1 हो जाएगा और इसकी यूनिट आपको मालूम है। तो φe तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज आंसर। जय श्री राम।